इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आज हम लोग इसके लास्ट पार्ट में हैं। ये लास्ट पार्ट आज हम इसका ख़त्म कर लेंगे। इकोसिस्टम का लास्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिल। ध्यान करिए, जब हमने इकोसिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने समझा था कि इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, आप पढ़ चुके हैं प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी के बाद एनर्जी फ्लो आप पढ़ चुके, ठीक है ना। और एनर्जी फ्लो के बाद में हमने बात की थी न्यूट्रिएंट साइकिल की, प्रोडक्टिविटी की। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की थी, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक पर हैं हम आज इसके, दैट इज़ क्या, अच्छा डिकम्पोजिशन की बात की थी हमने। 4 फैक्टर्स हमने कौन कौन से पढ़े थे। नंबर 1 हमने पढ़ी थी प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 एनर्जी फ्लो और नंबर 4 हमने बात की थी किसकी, न्यूट्रिएंट साइकिल की, ठीक है। तो आज हम इसके लास्ट टॉपिक पर हैं, इकोसिस्टम के लास्ट टॉपिक पर हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल आपने बेटा 11th क्लास में भी पढ़ी है, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, कार्बन है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट, सभी ऑर्गेनिजम्स को इन न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की? ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत पड़ती है इन सारे न्यूट्रिएंट्स की। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म में किस तरीके से, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से, ये प्लांट बॉडी से प्लांट्स के अंदर जाते हैं और वापस सॉइल में आ जाते हैं। जहाँ से जाते हैं वहीं से वापस सॉइल के अंदर जाते हैं। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये साइकिल 2 टाइप की होंगी। न्यूट्रिएंट साइकिल बेटा 2 टाइप की होंगी। एक तो होती है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं, और एक होती है सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन सी, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है आपने, कार्बन साइकिल। तो अब इनके रिसोर्सेज होते हैं, द रिसोर्सेज है सोर्सेज के बेस पर। न्यूट्रिएंट साइकिल सोर्सेज के बेस पर ही 2 टाइप की बनाई गई हैं। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल जिसका सोर्स गैस है, जैसे कार्बन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का सोर्स, नाइट्रोजन साइकिल का सोर्स नाइट्रोजन गैस है। तो ये गैसियस साइकिल होती है। सेडिमेंट्री नाइट्रोजन साइकिल में आपकी फॉस्फोरस साइकिल आ जाएगी और फॉस्फोरस साइकिल आ जाएगी, कार्बन साइकिल भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है ये 2 हैं, ये आपके उससे मिलते हैं, रॉक्स, पत्थरों से, तो सेडिमेंट्री साइकिल कहलाती है, ठीक है। चलिए इन साइकिल्स को हम बेटा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको हम थोड़ा NCERT से पढ़ेंगे कि NCERT के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियो केमिकल साइकिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोजियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। ठीक, कल हमने सक्सेशन को ख़त्म कर लिया था, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। चलिए तो न्यूट्रिएंट साइकिल को देखते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल में NCERT में क्या दिया हुआ है। देखिए पेज नंबर 253 पर ये न्यूट्रिएंट साइकिल की दी हुई है। पेज नंबर 253 पर ये न्यूट्रिएंट साइकिल दी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑर्गेनिजम्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। चलिए तो अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, organism nutrients growth supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium etc. present in the soil at any given time is referred to standing state. soil के अंदर जितना ही न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है, सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स
अमाउंट होता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स का वो कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। क्या कहलाता है? स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। सॉइल के अंदर इन सारे न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू appreciate that nutrients which are never lost from ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely। यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कभी भी इकोसिस्टम से ख़त्म नहीं होते हैं, ये रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक है ना, रिसाइकिल होते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। अनदर नेम क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल है। कौन कौन से हैं? दो टाइप, गैसियस और सेडिमेंट्री। ये आपको बताया गैसियस और सेडिमेंट्री हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी कार्बन साइकिल दिखाई गई है। चलिए अभी देखते हैं इसको। द रिजर्वायर ऑफ गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। रिजर्वायर का मतलब क्या? सोर्स है। रिजर्वायर का मतलब सोर्स, कि गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल का सोर्स क्या है? तो नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस, सेडिमेंट्री साइकिल में आपको फॉस्फोरस और सल्फर को पढ़ना है बेटा। सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस और सल्फर को पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देख लीजिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सॉइल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एटमॉस्फेयर। द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर। रिजर्वायर का फंक्शन क्या है? रिजर्वायर समझ गए बेटा? रिजर्वायर का मतलब है वो सोर्स जहाँ से कि वो न्यूट्रिएंट साइकिल शुरू हो रही है। टू मीट विद द डेफिसिट विच अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। इनफ्लक्स समझते हैं, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब किसी मटेरियल का इस एनवायरनमेंट में एंटर होना, ईफ्लक्स का मतलब बाहर आ जाना, ख़त्म हो जाना उससे। ठीक है, यू हैव मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11th। हियर वी डिस्कस कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल बेटा आप 11th में पढ़ चुके हैं, जो आपका न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर है, प्लांट न्यूट्रिशन वाला, उसमें आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ चुके हैं। और हमें मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में ही यूज़ होती है। डायरेक्टली ऑक्सीजन, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ली जाती है। ठीक है ना, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बेटा इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल। सबसे पहले कौन सी है? कार्बन साइकिल। देखिए क्या लिखा हुआ है। When you study the composition of living organism, carbon constitute 49% of dry weight of organism and is next only to water। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। और वाटर से ज़्यादा, वाटर के बाद किसका नंबर आता है हमारी बॉडी के अंदर? वाटर के बाद नंबर आता है हमारी बॉडी में कार्बन का। हमारी बॉडी के अंदर 40% कार्बन है। हमारे ड्राई वेट का 40% क्या है बेटा? कार्बन है। ठीक है, 40% क्या है हमारी बॉडी के अंदर? 49% क्या है हमारी बॉडी के अंदर? 49% कार्बन है। इफ़ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज़ फाउंड डिजॉल्व इन ओशियन। अगर हम लोग पूरा मतलब पूरा कार्बन देखें, ग्लोबल कार्बन का मतलब है पूरी दुनिया में अगर हम कार्बन को के अमाउंट को देखेंगे तो 71% कार्बन जो है वो ओशियन में है, समुद्र में है ना, ओशियन में डिजॉल्व है। 71% कार्बन ओशियन के अंदर है। दिस ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और यही ओशियन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है 71% कार्बन डाइऑक्साइड, वही रिजर्वायर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। डू यू नो दैट द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। और केवल 1% है कार्बन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 1% कार्बन प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 1% कार्बन प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। फॉसिल फ्यूल, सेकंड पैराग्राफ देखिए। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल भी रिजर्वायर कहा जा सकता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल से भी बेटा कार्बन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू one estimate 4 × 10⁻13 kg of carbon is fixed in the
बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। ये देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻³ kg कार्बन जो है किलोग्राम, इतनी किलोग्राम कार्बन केवल फोटोसिंथेसिस से एनुअली मिलती है। A considerable amount of carbon returns in the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producers and consumers। और बाकी जो है, जो रेस्पिरेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनसे जो CO2 निकल रही है वो CO2 का अमाउंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्वायर में जाता है। Decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land or ocean। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं और CO2 को रिलीज़ करके CO2 पूल में इकट्ठा करते हैं। तो आप ये बताया जा रहा है कि CO2 का सोर्स क्या क्या हो सकता है। डिकम्पोजर्स भी हैं, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ब्रीथिंग में करते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ओशियन में भी डिजॉल्व है कार्बन। तो इस तरीके से ये कार्बन के रिजर्वायर कहलाते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional source of releasing CO2 in the atmosphere। ठीक है, तो आग के जलने से, फॉसिल फ्यूल से, इन सब से भी एटमॉस्फेयर में CO2 इकट्ठी होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑफ एनर्जी एंड transport have significantly increase the rate of release of carbon dioxide into atmosphere। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा चैप्टर 16 में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें, तब आपको बताया जाएगा किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए, इकोसिस्टम में अब हम लोग यहाँ पर फॉस्फोरस साइकिल पर आ गए हैं बेटा। फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेंबर्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस तो होता ही है बेटा, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ दिस एलिमेंट। Many animals also need large quantities of this element to make shells, bones and teeth। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनका शेल है, बोन्स हैं, टीथ हैं, उन सब में फॉस्फोरस होता है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर किसे बोलेंगे बेटा? रॉक्स को, पत्थरों को। विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट के फॉर्म में। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, रॉक्स टूटते हैं, आपको मालूम है रॉक्स के वेदरिंग से क्या बनती है? सॉइल बनती है। तो रॉक्स वेदर होते हैं, यानी टूटते हैं। माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिजॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और रूट्स में पहुंच जाते हैं सॉइल के थ्रू। हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि रॉक्स जो हैं, रॉक्स के अंदर फॉस्फोरस है, वो फॉस्फोरस मिट्टी में मिल गया, यानी कि रॉक्स की वेदरिंग हो गई, तो वो फॉस्फोरस किस में आ गया? सॉइल में आ गया। सॉइल से किस में पहुंच गया? प्लांट में पहुंच गया। प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोरस ने खा लिया। तो हर्बीवोरस के अंदर वो पहुंच चुका फॉस्फोरस, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द dead organism are decomposed by phosphate stabilizing bacteria releasing phosphorus। Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere। Can you differentiate between the carbon and phosphorus cycle? कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल, मतलब आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सारी जगह से रिलीज़ हो रही है। ब्रीथिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, लेकिन ब्रीथिंग में फॉस्फोरस तो रिलीज़ नहीं हो रही है। वो फॉस्फोरस तो सिर्फ कब मिल रही है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो फॉस्फोरस है। तो जब डिकम्पोजर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो फॉस्फेट रिलीज़ होती है, ठीक है। The other two major and important difference between carbon and phosphorus cycle are firstly atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs and secondly, मतलब आपको मालूम है कि कार्बन का इनपुट ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर फॉस्फोरस से ज़्यादा। एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। भाई एक्सचेंज तो है ही नहीं है, फॉस्फोरस का एक्सचेंज तो है नहीं है एनिमल्स के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है एनिमल्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया बेटे? फॉस्फोरस साइकिल दिखाई गई है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सिंपल है, क्या रॉक मटेरियल है, रॉक्स की वेदरिंग हुई, सॉइल बनी, सॉइल सॉल्यूशन बना, ठीक है ना। ये सॉइल देखिए अपटेक हुआ, रन ऑफ हुआ,
और प्रोड्यूसर्स में पहुंच गई। यानी कि सॉइल सॉल्यूशन तो कहाँ जाएगी, प्लांट में जाएगी, यानी कि प्रोड्यूसर में जाएंगे। इस प्रोड्यूसर को किसने खाया, इस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया, यानी हर्बिवोरस ने खाया। ये मरा तो डेट्रिटस बनना, डेट्रिटस फिर सॉइल में मिल गया, फिर वापस साइकिल चलती। तो आप देख रहे हैं रॉक्स मिनरल से सॉइल सॉल्यूशन बना और यहीं पर आ गया, यहीं पर लौट के वो वापस आ गया। किस तरीके से आप देखिए, तो ये एनिमल ने खाया, एनिमल मरा, डेट्रिटस बना, डेट्रिटस से वो वापस सॉइल में मिल गया। ठीक, अभी आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोन। पहले आप बेटा इसकी ज़रा वो देखिए कि ये तो फॉस्फोरस साइकिल आपने देखी, इधर कार्बन साइकिल दिखाई गई है। जो कार्बन साइकिल आपको बताई गई थी वो कार्बन साइकिल यहाँ पर दिखाई गई है। ये पेज नंबर 253 पर ये कार्बन साइकिल दिखाई गई है। देखिए ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आग जल रही है, CO2 रिलीज़ हो रही है ना। एनिमल्स ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हो रहा है। ऑयल और गैस प्लांट है, वहाँ पे कोल जल रहा है, यानी ईंधन जल रहा है, फ्यूल जल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से ये कार्बन साइकिल दिखाई गई है और ये फॉस्फोरस साइकिल तो दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज पर। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है। इकोसिस्टम सर्विसेज। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हेल्दी इकोसिस्टम वही होता है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मतलब प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों। फॉर एग्जांपल, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, मिटिगेट ड्राउट्स एंड फ्लड, साइकिल न्यूट्रिएंट्स, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon and also provide aesthetic, cultural, spiritual value। अगर हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं तो एक अच्छा इकोसिस्टम वही होता है, एक अच्छा इकोसिस्टम वही होता है जो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करे। यानी कि अगर हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो होना चाहिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक गुड फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो होता है जो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, अच्छे एनिमल्स का हैबिटेट हो, वहाँ से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिले। तो ये सब एक गुड इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इकोसिस्टम सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं बेटा। वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छे हों, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, Though value of such services of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag। प्राइस टैग भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोग क्या करेंगे, जंगलों से चीज़ें ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर दूसरे मार्केट में बेच देंगे। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। बिल्कुल ठीक, इन्होंने रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा थे और इनके कलीग, इन्होंने प्राइस टैग रख दी फॉरेस्ट की चीज़ों पर। रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services which are largely taken for granted because they are free। क्योंकि फ्री थे तो लोग उसका गलत यूज़ कर रहे थे। दिस इज़ नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, which is $18 trillion। Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation accounts for about 50%, and contributions of other services like recreation and nutrient cycle are less than 10% each। The cost of climatic regulation and habitat for wildlife are about 6%। क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट के लिए 6% जो है वो कॉस्ट बताई गई। तो ये क्या है कि अगर इन पर प्राइस टैग लगा दिए जाएंगे तो ये उसी तरीके से यूज़ होंगे। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट की या किसी भी वाइल्ड लाइफ को या किसी भी नेचर की चीज़ों को वो लाकर वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं और उनको मार्केट में ज़्यादा प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये आपका चैप्टर हुआ है ख़त्म। ठीक है, इकोलॉजी में आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, एक तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और एक आपने पढ़ लिया इकोसिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आपको मालूम है कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, आपको मालूम है कि हमारे
वर्ल्ड की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, हमारे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी इसीलिए ज़्यादा है। और हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर की डाइवर्सिटी ज़्यादा है और वहाँ पर डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है। जैसे कि आपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बेटा कुछ बायोम्स पढ़े थे, आपने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और बायोम्स पढ़े थे ना। अब हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये देखना है कि कहाँ पर कौन से बायोम में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी, किस जगह पर ज़्यादा होती है और बायोडाइवर्सिटी के इंक्रीज़ होने के क्या कारण है। क्योंकि आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ का होना। किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ का होना। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हैबिटेट कुछ ऐसा है कि वहाँ पर स्पीसीज़ ग्रो हो रही हैं, मतलब स्पीसीज़ वहाँ सर्वाइव कर पा रही हैं और रिप्रोड्यूस कर रही हैं। रिप्रोड्यूस कर रही हैं तो वो अपनी जनरेशन को बढ़ा रही हैं और वहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस में नई नई स्पीशीज़ बन रही है। तो डाइवर्सिटी बनी ही ऐसी है। एनिमल्स की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, अभी तक तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रह गए हैं जिनके बारे में कि साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर ही नहीं पाए। तो रिसर्च चल रही है, अभी भी वो रिसर्च अभी भी चल रही है। तो बायोडाइवर्सिटी अभी भी कुछ एरिया में तो बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे प्लांट्स अभी भी रह गए हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट को अभी भी पता नहीं है कि वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया में अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। तो बहुत सारे एरिया अभी ऐसे हैं जहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी तक कुछ परसेंट ही, 1-2% ही डाइवर्सिटी का पता लगाया जा चुका है। बाकी साइंटिस्ट का पता लगा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके की डाइवर्सिटी है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।